अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सरप्राइजिंग है, देखते हैं। Hickory dickory dock, the mouse ran out the clock. The clock struck one, the mouse came down. अरे आप इधर ही हैं। ना वो बचपन में एक नज़्म थी, वो आपको याद है? क्या क्या चीचू चीचू चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। तो मैं सोच रही थी कि ये अंग्रेज़ी का चूहा हो या उर्दू का, ये क्लॉक पे क्यों छलांगे लगाता है? आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि हमारा आज का प्रोग्राम किस मौजू पर है, चूहे पर या फिर घड़ी पर? आइए देखते हैं। टिक 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 घड़ी बोले, दाएं बाएं बाएं दाएं पेंडुलम झूले। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं घड़ियों की। अपने इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे घड़ियों पर मबनी तारीख, उनसे जुड़ी दिलचस्प रवायात और हक़ाइक़, और बताएंगे कि घड़ी ने इंसान को कैद किया या फिर इंसान ने वक्त को कैद करने के लिए घड़ी की तख्लीक की। नाज़रीन, ये तो हमें मालूम है कि टेलीफोन, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और दीगर बहुत सी इजादात के बानी कौन हैं, लेकिन घड़ी की इजाद का सेहरा किसके सर है? तारीख़ में इसके हवाले से कोई रवायत मौजूद नहीं है। तारीख़ के वर्क पलटते हुए जो रवायात घड़ी की तारीख़ के हवाले से हमें नज़र आए, आज हम आपकी नज़र किए दे रहे हैं। नाज़रीन, अरसा दराज से इंसान दिन और रात में वक्त मालूम करने की खातिर इजराम फल्की का सहारा लेता रहा है। कदीम तहजीबें जैसा कि मिस्र, बाबुल, चीन, यूनान और हिंदुस्तान में भी दिन और रात में मुख्तलिफ औकात को मालूम करने के लिए सूरज की गर्दिश से मदद ली जाती रही है। इसमें एक मसला ये रहा है कि मौसम के हिसाब से दिन की तबालत बदल जाती है और खासी बदल जाती है, और इसके साथ दूसरा मसला ये भी है कि रात को सूरज आसमान से गायब होता है। इस मसले को हल करने के लिए मिस्री माहिरीन फल्कियात ने 36 सितारों के सेट का मुशाहदा किया और उनमें से 18 जगहों की मुख्तलिफ औकात में निशानदही कर ली, ताकि जब सूरज ना हो तो उनकी मदद से वक्त की पैमाइश की जा सके। इन 18 घंटों में 3 घंटे सुबह सादक से तुलुए आफ्ताब, फिर 6 घंटे दिन के हिसाब से, और उसके बाद 3 घंटे साए ढलने के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक, और उसके बाद के 6 घंटे रात के लिए मखसूस किए गए। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3500 साल पहले इस सिस्टम को और भी आसान कर दिया गया था और 36 की जगह 12 सितारों ने ले ली थी। इल्मे रियाजी के माहिरीन इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि हिसाब किताब में 60 का हिस्सा नहायत दिलचस्प पहलू रखता है, क्योंकि 1 से 6 तक ये हर अदद पर तकसीम हो जाता है। अहले बाबुल के यहाँ 60 का हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल था, और गिनती का ये तरीका उन्होंने सुमेरियों से सीखा था। बाबुल में घंटे की तबालत बदलती रहती थी, यानी 60 मिनट का घंटा सिर्फ उस वक्त होता था जब दिन और रात बराबर होते थे। बहरहाल घंटे में 60 मिनट का तस्वुर यहीं से आया। वक्त की तबालत को यकसा तकसीम करने के लिए दूसरी कबल मसीह में यूनानी माहिरीन फल्कियात ने जो तरीका वज़ा किया, वो उस वक्त तो कुछ ख़ास मकबूल ना हो सका, लेकिन बाद में जब मैकेनिकल घड़ियाँ मुतारिफ हुई तो वही यूनानी फार्मूला अपनाया गया। सनडायल की सबसे बड़ी खराबी यही थी कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद वक्त का पता चलाना नामुमकिन हो जाता था।
जबकि आवर ग्लास यानी रेत घड़ी सिर्फ 1 घंटे तक का वक्त बता सकती थी और उस पर मुसलसल नजर रखना पड़ती थी कि कब पूरी रेत नीचे आए और उसे पलट दिया जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि रेत में मौजूद कोई जर्रा रास्ते में फंस जाता तो वक्त की गर्दिश भी रुक जाती थी। इसके अलावा शदीद गर्मी में सैंड क्लॉक की रफ्तार बढ़ जाती थी और सर्दियों में ये आहिस्ता हो जाता, यानी वक्त को मापने का ये तरीका भी गलतियों से मुबर्रा नहीं था। वाटर क्लॉक की हैसियत भी आज के टाइमर क्लॉक की सी थी, जो किसी भी खेल के शुरू करने से पहले ऑन कर दिया जाता और वक्त की मुद्दत पूरी होते ही टाइमर भी रुक जाता है, यानी वक्त नापने के लिए वाटर क्लॉक भी कोई अहम किरदार अदा न कर सका। यूरोप में मसीही राहबों को एक ऐसी घड़ी की ज़रूरत पेश आई जो दिन के औकात को बराबर तकसीम कर सके ताकि इबादत में खलल ना पड़े। चुनाचे इसी फिक्र के पेश नज़र 996 ईस्वी में एक ऐसी मैकेनिकल घड़ी तैयार कर ली गई। ये पहली मैकेनिकल घड़ी थी जो मैग्देबर्ग में बनाई गई। 996 ईस्वी से 1299 तक इसी तर्ज की घड़ियों के लिए मज़ीद पेशरफ्त की जाती रही। यही वजह है कि 1300 में घड़ियों के मैदान में एक नई जिद्दत सामने आई जिसे एस्केपमेंट का नाम दिया गया। इस नई घड़ी में पहली बार मुख्तलिफ पुर्जे इस्तेमाल किए गए, जैसे स्प्रिंग, पहिए, पेंडुलम वगैरह, यानी उसे मैकेनिकल तरीके से तैयार किया गया था। ये घड़ी खास तौर पर रेलगाड़ियों की वक्त पर आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए बनाई गई थी, जो साइज में काफी बड़ी थी। इसके बाद 1335 में मिलान में मैकेनिकल घड़ियों की इजाद के बाद इस इंडस्ट्री ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस वक्त ये घड़ियां चाबी से चलती थी। $1485 में जर्मन क्राफ्टमैन पीटर हेली ने पेंडेंट की शक्ल की घड़ी इजाद की। इस घड़ी को डोरी से बांधकर कोट की जेब में रखा जाता था। पीटर की घड़ी की खास बात यही थी कि वो साइज में छोटी थी और जेब में बआसानी आ जाती थी। पीटर की घड़ियां भी चाबी से चलती थीं, जो एक बार चाबी देने से 40 घंटे चलती रहती थी। दुनिया की पहली रिस्ट वॉच खवातीन के लिए बनाई गई। तारीख के मुताबिक 1571 में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ अव्वल को एक वॉच मेकर ने आम वॉच बनाकर तोहफे में पेश की थी। खवातीन चूंकि कोट नहीं पहनती थीं, लिहाजा घड़ी को जेब में रखना उनके लिए नामुमकिन था। यही वजह है कि खवातीन के लिए खास तौर से ऐसी घड़ी तैयार की गई जो वो बाजू या कलाई पर पहन सकती थी। पीटर हेली की इजाद करदा घड़ी के बाद 500 साल तक उसी की इजाद में तरमीमों इजाफे होते रहे। 16वीं सदी में जाती इस्तेमाल के लिए टाइम पीस भी बनाए गए। 15वीं और 16वीं सदी में घड़ियां बनाने के अमल में तेजी आ गई। इस दौर में पेंडुलम की मदद से बनाई गई बहुत सी इकसाम की घड़ियां मंजरे आम पर आने लगी, लेकिन वो अवाम की दस्तरस से दूर थीं। इसके बाद 1840 में बरकी रॉ से चलने वाली घड़ियां इजाद कर ली गईं, लेकिन उस दौर में चूंकि बरकी रॉ अभी इतने आम इस्तेमाल में नहीं आई थी, लिहाजा अवाम में भी बरकी रॉ से चलने वाली घड़ियां ज़्यादा मकबूल ना हो सकी। 1885 में बाकायदा मर्दों के लिए भी रिस्ट वॉच की पैदावार शुरू हो गई। शुरू में ये पॉकेट वॉच ही थी जिस पर स्ट्रैप बांध दिया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसे बाकायदा कलाई के लिए डिजाइन किया जाने लगा। 1960 में बरकीरो आम होने के सबब क्वार्ट्ज घड़ियां मुतारिफ हुईं, जो बैटरी से चलती थी और उन्हें चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1961 में थॉमस ब्रैम्बली ने दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी मुतारिफ करवाई। ये घड़ी उन्होंने अपने घर ही पर ज़ाती अखराजात से तैयार की। पेशे के एतबार से थॉमस ब्रैम्बली इंजीनियर थे। उन्होंने इस घड़ी के लिए जुमला हकूक अपने नाम महफूज नहीं करवाए, क्योंकि इसके लिए हज़ारों पाउंड की रकम खर्च होती थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस घड़ी का मॉडल महज 460 पाउंड में फरोख्त कर दिया।
इसके बाद जापानियों ने बिल्कुल ऐसी घड़ियां बनाना शुरू कर दी। ब्रोम्बेली 1990 में इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे पर्दे भी बनाए थे जो सूरज गुरूब होने पर खुद ब खुद बंद हो जाया करते थे। 1980 तक बैटरी से चलने वाली घड़ियां तेजी से दुनिया में मकबूल हुईं, जबकि चाबी वाली घड़ियां महज लग्जरी आइटम बन के रह गईं। 1990 में पहली रेडियो कंट्रोल्ड वॉच इजाद कर ली गई। ये घड़ी रेडियो रिसीवर की मदद से अपना टाइम खुद से एडजस्ट कर सकती थी और हमेशा दुरुस्त टाइम बताती थी। ये घड़ी आज भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद खरीदारों में ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हमने आपको घड़ियों की तारीख, उससे जुड़ी रवायात और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह किया। इसके हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अभी मैं देख रही थी आपने घड़ी नहीं पहनी हुई है, गर्मी की वजह से नहीं पहनी या कुछ और वजह है? जी मैंने गर्मी की वजह से नहीं पहन, पसीना आ रहा है तो इस वजह से मैंने घर रखे घड़ी। अगर थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा तो मैं फिर पहन लूँगा घड़ी। आपने जो पहली घड़ी अपनी ज़िंदगी में पहनी, खुद खरीद के पहनी या किसी ने आपको तोहफा दी, वो किस उम्र में पहनी थी? जी मेरा 2013 में शादी होगा तो ससुराल वाले से गिफ्ट हो गया घड़ी, पहली घड़ी। अच्छा, ये पहली घड़ी इनको ससुराल की तरफ से मिली थी, वो तो बहुत यादगार तोहफा है आपके लिए। हम आगे चलते हैं और बाकी लोगों से देखते हैं कि उनके साथ ऐसी कौन सी ख़ास बात जुड़ी हुई है घड़ी के हवाले से। नाज़रीन, सुबह से हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक साहब नजर आया, मुझे घड़ी नजर आ रही है कि भाई साहब क्या टाइम हुआ आपके पास? 5 बज चुके हैं इस टाइम। 5 बज गए हैं। सुबह से लेके 5 बजे तक हम काम कर रहे हैं। घड़ी ने हमें खूब नचाया हुआ है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की था, चूहा नाचा या कौन नाचा, हम तो नाच रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको पहली घड़ी तोहफे में मिली या आपने खुद खरीदी, और किस उम्र में खरीदी, आप तोहफा मिला जो भी है? मुझे पहली घड़ी मेरी वालदा ने गिफ्ट की थी। किस उम्र में? तकरीबन 15 साल की उम्र में। तो वो घड़ी आपके पास अभी है? हाँ जी, मैंने संभाल के रखी हुई है घर पे। माँ का तोहफा तो दुनिया का अनमोल तरीन तोहफा है। देखते हैं लोग मजीद इस हवाले से क्या याद रखते हैं अपने साथ। घड़ी की अहमियत के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि आज के दौर में भी क्या इंसान के लिए घड़ी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आज से कुछ अर्सा पहले थी? जी बिल्कुल, घड़ी जो है वो आज के दौर में भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि पहले थी। हर टाइम हाथ पे होती है तो उसमें यह है कि बंदे को एक टाइम की पाबंदी रहती है। वैसे मोबाइल पे बंदा सोशल मीडिया के साथ हर बंदा लिंक है और इस तरह अटैच रहता है कि वो उसको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। और जब आपने हाथ पे पहनी होती है तो आपको एक टाइम का आइडिया रहता है। हर चीज़ जो है वो आप एक पाबंदी के साथ टाइम को लेके चल रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि घड़ी जो है वो आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जी, तो जितनी भी जिद्दत आ ले, किसी भी चीज़ की अहमियत ख़त्म नहीं होती है। नाज़रीन, यहाँ पे एक साहब मैं देख रही हूँ कि वो मोबाइल पे मसरूफ़ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपने घड़ी नहीं पहनी हुई है और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घड़ी आजकल तो बड़े फैशन में है और बहुत से डिज़ाइंस भी हैं उसमें, तो घड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी मैम, बिल्कुल घड़ी का पहले था, लोग घड़ियाँ पहनते थे, अब वो जदीद दौर आ गया, मोबाइल आ गए, मोबाइल में टाइम होता है, अब घड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रही हूँ उनके हाथ में कुछ गैजेट्स भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जानना है कि शायद आप बहुत सी चीज़ें नहीं जानते होंगे, आप इसी दौर के जो हैं वो जनरेशन के हैं। कुछ वक्त पहले ये मोबाइल्स और ये चीज़ें नहीं थी, गैजेट्स हमारे पास नहीं थे, टाइम देखने के लिए भी घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। तो अब हमारे पास जो मैं देखती हूँ यंगस्टर्स के पास घड़ियाँ उस तरह से नहीं होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो वक्त अच्छा था, उसमें लोगों के पास टाइम ज़्यादा था, फुर्सत थी, रिश्ते जो थे वो ज़्यादा बेहतर निपटे थे, या अब जो है दौर ज़्यादा बेहतर कि आप कम्युनिकेट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं एक दूसरे से? पहले वाला टाइम ज़्यादा अच्छा था मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके मुकाबले में पहले जो रिश्ते थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से। आजकल ये मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट की वजह से जो है ना, हम अपने रिश्ते भूल चुके हैं। हम सिर्फ जस्ट इसमें इन्वॉल्व है कि हमें बस इसमें ही है कि हम गेम्स खेलते हैं, हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, बाकी सब कुछ ये है। मगर पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। यानी कि पहला वक्त जो है वो अभी भी यंगस्टर्स को भी यही लगता है कि पहला वक्त ज़्यादा अच्छा था।
वक्त को कैद कर दिया है इन गैजेट्स ने और इंसान उसका असीर होकर रह गया है। आगे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, इसी हवाले से आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि पहले वाला वक्त जो सा वो बेहतर था, बट हमें इस चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो बेसिकली ये है कि वक्त जो भी था वो गुज़रा हुआ वक्त हम वापस नहीं ला सकते। तो वक्त ये भी बेहतर है, वक्त वो भी बेहतर था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सा वक्त चल रहा है हमें अपने आप को देखना चाहिए और क्रिएटिविटी की तरफ हमें ज़्यादा आना चाहिए। इसके साथ हमें ये होगा कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। आपके पास मैं देख रही हूँ लैपटॉप है, मोबाइल भी है, तो घड़ी क्यों नहीं है? वो भी तो एक गैजेट है ना। बेसिकली अब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। बेसिकली ये हमारी सोसाइटी में भी इसी तरह हो चुका है और इसमें हमारी ही गलतियाँ हैं। बेसिकली हम ये करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात यही चीज़ें करके हम खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की आदत थोड़ी कम करनी चाहिए और अपने काम के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जी बिल्कुल, काम के बगैर तो दुनिया में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे उस मिडल एज के कुछ साहब नज़र आ रहे हैं जिन्होंने घड़ी का दौर भी देखा, उसका अरूज का दौर भी देखा होगा। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है जो गैजेट है, घड़ी भी एक गैजेट है, तो आपने घड़ी क्यों नहीं पहनी है? देखें जी, आजकल घड़ी का दौर तो ख़त्म हो गया है। मोबाइल के आने से जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो चुके हैं, मोबाइल की वजह से घड़ी का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए घड़ी नहीं पहनी। और जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 99 में मेरी शादी हुई है, वहाँ मेरी मैरिज में मुझे गिफ्ट मिली थी घड़ी, उसके बाद मैंने घड़ी नहीं पहनी। अच्छा, तो आपको जो पहली घड़ी तोहफे में मिली होगी या आपने ख़ुद ख़रीदी होगी, वो कब ली थी? और अगर ख़ुद ख़रीदी थी तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको गिफ्ट दी थी तो किसने दी थी वो? गिफ्ट मेरे ससुराल ने दी थी 99 में। मैंने जैसे पहले बताया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी शादी पे। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी बचपन में आपको पेरेंट्स की तरफ से या आपने खुद खरीदी हो स्टूडेंट लाइफ में? वो स्टूडेंट लाइफ में 1990 में मैंने, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, स्टूडेंट था 10th क्लास का, उस वक्त मैंने घड़ी खुद परचेज़ की थी। वो कौन सी घड़ी थी? नाम क्या था उसका? वो सीको घड़ी थी, सीको कंपनी थी। सही। नाज़रीन, 19वीं सदी के इख्तिताम तक लोगों में घड़ियां पहनने का रिवाज इतना आम नहीं हुआ था। यही वजह है कि घड़ियों को रेलवे स्टेशन, इमारतों, होटलों या फिर घंटा घरों पर नस्ब कर दिया जाता था। ये क्लॉक काफी ऊंचाई पर लगाए जाते थे। खास तौर पर घंटा घरों की तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि वो इतने ऊंचे होने चाहिए कि लोग गली कूचों और घरों की छतों से बआसानी वक्त देख सकें। ज्यादातर घंटा घर बीच चौराहों में लगाए जाते थे ताकि मुसाफिर और राहगीर वक्त देख सकें। पाकिस्तान में इसी तर्ज के मुख्तलिफ घंटा घर आज भी मुख्तलिफ शहरों में अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिनमें हैदराबाद की टावर मार्केट, फैसलाबाद का घंटा घर जो बरतानवी परचम की तर्ज पर तामीर किया गया था। 14 नवंबर 1905 को यह घंटा घर आवाम के लिए खोला गया। पाकिस्तान में आज भी बहुत से घंटा घर मौजूद हैं और ये रिवायत आज भी जारी और सारी है, जिसकी जिंदा मिसाल ये घंटा घर है जो हाल ही में लाहौर के कर्तबा चौक में तामीर किया गया है। यूरोप से 700 साल पहले इस्लामी दुनिया में घड़ी आम इस्तेमाल होती थी। खलीफा हारून रशीद ने अपने हम असर फ्रांस के शहंशाह शार्लिमान को घड़ी तोहफे में भेजी थी। मोहम्मद इब्ने अली खुरासानी दीवारी घड़ी बनाने के माहिर थे। उन्होंने दमिश्क के बाबे जबरून में 1185 में एक घड़ी नस्ब की। इस्लामी स्पेन के इंजीनियर अलमुरादी ने एक वाटर क्लॉक बनाई जिसमें गियरिंग और बैलेंसिंग के लिए पारे को इस्तेमाल किया गया। मिस्र के इब्ने यूनुस ने घड़ी की साख्त पर रसाला लिखा जिसमें मल्टीपल गियर ट्रेन की वजाहत डायग्राम से की गई थी। घड़ी के हवाले से एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसकी मदद से लोगों की नफ्सियात को भी बाखूबी समझा जा सकता है। जो लोग गोल घड़ियां पसंद करते हैं वो अमूमन काबिल एतबार
इत्तेदाल पसंद और करामत पसंद होते हैं। गैर मामूली और अनोखी घड़ियों के मॉडल पसंद करने वाले अफराद आमतौर पर खुद पसंद और अपनी इनफरादियत का खुलकर इजहार करने वाले होते हैं। नाज़रीन, वो अफराद जो बड़ी बड़ी घड़ियां अपनी कलाई पर बांधते हैं, अमूमन वो अफराद भी खुद पसंदी की जानिब माइल होते हैं। चमड़े के पटे वाली घड़ियां पहनने वाले अफराद आमतौर पर बहुत नफीस और शाइस्ता तबीयत के मालिक होते हैं। अगर किसी शख्स ने अपने जूतों और कपड़ों की मुनासबत से कोई घड़ी पहन रखी हो तो ऐसे अफराद अपनी जिंदगी के मकसद से आगाह होते हैं। वो अफराद जो स्पोर्ट्स घड़ियां अपने लिए इंतखाब करते हैं वो आमतौर पर अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार करते हैं। अठारह 1836 में एक शख्स ने वक्त बेचना शुरू कर दिया। इसे वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो ये एक हकीकत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आमदन का बेशतर इन्हसार अपने वक्त की फरोख्त पर होता है। इसी तरह दुरुस्त वक्त की मालूमात उस जमाने की जरूरत थी और दुरुस्त वक्त बेचने का कारोबारी ख्याल इस शख्स को आया। वो शख्स जॉन ब्यूआइल था। वो बरतानिया में ग्रीनविच की तजुर्बागाह में मुलाजमत करता था। ग्रीनविच हवाला जाती मुकाम है जिससे दुरुस्त वक्त का तयन किया जाता है। वो रोजाना वहाँ के मुकर्रर करदा ऐन सही वक्त के मुताबिक अपनी जेबी घड़ी दुरुस्त कर लेता था और बाद अज़ां वो दुरुस्त वक्त शहर में ग्राहकों को फरोख्त करता था। उसका ये खानदानी कारोबार 1940 तक चलता रहा। नाजरीन, मोबाइल की इजाद ने घड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये हर जगह हमारे साथ होता है। बस, स्कूल, रेलगाड़ी, बाजार, मार्केट्स, हर जगह पर मोबाइल हमारी एक नेसेसिटी बन चुका है। मोबाइल फ़ोन की इजाद जो है वो ना सिर्फ हमारे लिए एक टाइम बताने का ज़रिया है बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे लिए कैलकुलेटर भी है, स्टॉप वॉच भी है, टाइमर भी है, यानी ऑल इन वन हमें इस एक मोबाइल में मिल जाता है, जिसकी वजह से घड़ियों की अहमियत कुछ कम हो गई है। मोबाइल की आमद से अगरचे घड़ियों की अहमियत कम हुई, लेकिन इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि घड़ी बनाने वाली कंपनियां भी घड़ियों में ऐसे फीचर्स मुतारिफ करवाने लगी हैं जो किसी भी मोबाइल फोन से मुकाबला कर सकती हैं। इस सिलसिले में एक मशहूर ब्रांड कंपनी ने ऐसी घड़ी मुतारिफ करवाई है जिसमें वैसा ही टच सिस्टम है जो किसी भी स्मार्टफोन में हो सकता है। आप घड़ी से बात कर सकते हैं, खास तौर पर गाड़ी चलाते हुए। जब आप टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते तो आपका पैगाम सुनकर ये घड़ी खुद ब खुद टाइप कर लेती है और सेंड भी कर देती है। इसी तरह से इसके पुष्ट पर लगे सेंसर्स आपकी सेहत को भी मॉनिटर कर सकते हैं। सिम इंसर्ट होने की वजह से मोबाइल का काम भी देती है। इसके साथ साथ नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, घड़ियों के हवाले से हकायक आपने जाने। अब बात करते हैं थोड़ा अलार्म के हवाले से कि जब ये मोबाइल्स मौजूद नहीं थे, घड़ियां मौजूद नहीं थी, तो लोग किस तरह अपने आप को तैयार करते थे, सुबह उठते थे या बाकी के काम जो रोज़मर्रा में किए जाते हैं। अलार्म के बगैर ज़िंदगी किस तरह से थी, जानने की कोशिश करते हैं। वालदा ही उठाती थी, अलार्म वगैरह तो इतने नहीं थे। तो स्कूल जाने के टाइम में डेली मेरी कोशिश होती थी कि मैं ना उठूँ। तो अम्मी यही कहा करती थी भी 7 बज गए, उठ जाओ, स्कूल जाना है, जबकि टाइम 6 बजे होते थे। तो फिर हर 5-10 मिनट बाद अम्मी ने आना, उठाना, अच्छा जी उठ जाता हूँ, अच्छा जी उठ जाता हूँ। तो वो बड़ी मज़े की चीज़ें थी जो है ना, मिस करते हैं। सुबह जब हम स्कूल का टाइम होता था तो मैक्सिमम ज़्यादातर माँ ही आगे उठाती थी कि वो कहती थी यार उठो, स्कूल का टाइम हो गया। और तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 1.5-2 घंटे पहले उठाती थी ताकि ये बच्चे उठ के रेडी हो जाएं, स्कूल के लिए तैयार हो जाएं ताकि लेट ना हो। लेकिन ये यादें जो उनसी अब बहुत
बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब आजकल के दौर में तो क्लॉक आ गए हुए हैं, अलार्म आ गए हुए हैं, अलार्म से उठते हैं, माँ बाप का इतनी केयर नहीं करते। मेरी वालदा खुद सबसे पहले उठ के हमें उठाती थी सफाई बनने के लिए। 6 बजे जाना होता था, हमें 5 बजे उठा के भी 6 पुत्र बज गए ने जाना नहीं और शोर बंद जाने से जिन्हें किसी उठते नहीं था। ठीक है, 5:30 बजे जाके सफारा पढ़ के आना, साढ़े आने तो पहले उन्होंने खाना खुना बना के रखा होना, अलार्म रूम से होना इन्हें उस टाइम मैम सिस्टम से। एक मैं वाक्य दसना कि तुहानू मैं जिस तरह के घर शादी सी, ठीक है, इवेंट खत्म हो गया, सारे चले गए, छोटे छोटे से बच्चे सा खेलते खेलते थक के सो गए। रात के 12:30 बज गए ने, हुण मेरी वालदा परेशान ने किसी लैके किस तरह जाना है। मेरी वालदा ने कहा पुत्र 6 बज गए सफारा पढ़न जाना नहीं, और जिन्हें उत्थे बंदे बैठे सन कि हुण वेखदे उठते कि नहीं उठते। अस्सी भाजी मूँह नहीं धोता थे, अखा मल के उठ के बह गए कि माँ जी 6 बज गए। कपड़े रेडी मिल जाने, हमने स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल से कब हम आते थे वापसी खाना लगा होता था, ठीक है। अब तो टेंशन होती है यार, शूज़ किधर हैं, यूनिफॉर्म किधर हैं, कि नाश्ता तैयार हुआ या नहीं हुआ, या हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो बस टाइम देखना, टाइम या ओवर हो गया तो हमने जल्दी करनी। अब माँ की वो बातें, वो ख्याल, वो याद अब आते हैं, पहले तो हमें कदर नहीं थी होती, अब हमें कदर इतनी को होती है, हम कहते हैं यार वो दिन थे, ये दिन कुछ भी नहीं है। आजकल अलार्म आ गया है, पहले एक टाइम था कि जब मैं स्कूल जाता था मामा ने हमें उठाना करना। अगर मैंने 7:30 जाना है स्कूल तो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने उठा देना, साथ हमारे बैठ जाना करना बाइक सेन में कि यार उन्होंने होता ये था कि पौधे लगे होते थे मतलब कि सेन में, तो उन्होंने दिखाना करना अनार लगे हुए हैं, तो उन्होंने ध्यान हमारा लगा देना कि वो आ रही हैं, वो परिंदे होते थे वो आके बैठते थे वहाँ। अक्सर होता था कि किसी टाइम दिल नहीं भी करता था मतलब कि स्कूल जाने को, तो फिर उन्होंने उठाते रहना, हमने बस ना लेटे हुए हैं, बाद में उन्होंने परेशान भी हो जाना कि पता नहीं क्या वजह है, कभी ऐसे किया तो नहीं है कि क्यों ये उठ नहीं रहा, तो मतलब काफ़ी यादें हैं। नाज़रीन, अलार्म के बगैर सुबह सवेरे जल्दी उठने का जो तरीका हमारे आबा और अजदाद ने अपना रखा था, उसमें एक सादा सा तरीका ये था कि रात को पानी पीकर सोया जाता था। जितनी जल्दी उठना होता था उतना ज़्यादा पानी पिया जाता था। नाज़रीन, एक और आम और सादा सा तरीका आज भी हमारे देही इलाकों में राइज है कि मुर्ग की पहली बांग के साथ उठा जाता है। इसके अलावा मस्जिदों में फजर की आज़ान, कम्युनिटी इमारतों या गिरजाघरों में घंटियों की आवाज़ के साथ भी लोगों को जगाया जाता रहा है। इसके अलावा जब सन्नती इनकलाब आया तो फैक्ट्रीज़ में भी घंटियों के ज़रिए मुलाजमीन को उठाया जाता था। इसके बाद कुछ ऐसा तरीका राइज रहा कि लोग डंडों के ज़रिए घरों की खिड़कियां और दरवाजे बजाकर लोगों को उठाने का काम करते थे। उसके बाद अलार्म क्लॉक्स आ गए या फैक्ट्रियों की घंटियां और सीटियां लोगों को जगाने का काम करती थी। लेकिन एक तरीका जो आज भी राइज है और शायद दुनिया के हर कोने में ये तरीका राइज होगा, और वो है माँ की आवाज़, जो 7 बजे कहती है कि बेटा उठ जाओ, 8 बज चुके हैं। लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मोबाइल का ज़माना है, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा बार बार एक ही चीज़ है कि मोबाइल का ज़माना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि घड़ी साज का मुझे एक नज़र आ रहा है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके काम पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है। तो ज़माना जो है वो मोबाइल का है और घड़ी का ख़रीदार हमें मार्केट में नज़र नहीं आता है, तो आपके काम पे कितना असर हुआ है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो आजकल वैसे ही फैशन हो गया है मोबाइल का ज़्यादा, तो तकरीबन ये 7-8 साल से ये हमारा ना ये वॉचेस का बहुत कम हो गया है। तो मैं उम्मीद है कि अगर ये घड़ी वगैरह जो भी है फैशन के मुताबिक चल रही हैं, तो शादी वगैरह के लिए चल रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि चलें ज़्यादातर ये रूटीन में ही चलनी चाहिए, क्यों आम बंदा के लिए ये टाइम के लिए ज़रूरी है। अगर वो बाइक पे बैठा हुआ है, गाड़ी पे बैठा है, मोटरसाइकिल पे बैठा है, लेकिन वो मोबाइल नहीं निकाल सकता, तो वो इस तरह है कि कलाई को यानी कि देख के घड़ी वगैरह देख सकता है, ये है हो सकता है। कभी भी किसी चीज़ की अहमियत ख़त्म नहीं होती है, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर आप बाइक पे हैं तो मोबाइल इस्तेमाल करना, वैसे ही ट्रैफिक में बाइक के ऊपर या गाड़ी में मोबाइल इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास घड़ी मौजूद है तो उसके लिए वक्त देखना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। कब से आपकी दुकान यहाँ पे है?
अराउंड अबाउट 22 ईयर। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन इतना ही अरसा 15-16 साल से एक ट्रेंड बना है मोबाइल्स का भी। तो इन मोबाइल्स के आने पे आपकी जो दुकान है या आपका जो कारोबार है उस पर कितना असर पड़ा है? काफ़ी बड़ा सर, तकरीबन कोई 60%। 60% फ़र्क पड़ा, यानी कि 40% लोग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं घड़ियाँ लेने के लिए। किस तरह के लोग जो हैं वो घड़ियाँ ख़रीदते हैं? बच्चे, बूढ़े, लड़कियाँ, कौन आपका जो ग्राहक है वो कौन है? बच्चे भी आते हैं और लड़कियाँ भी आती हैं, और फिर उसके बाद थर्ड पे लड़के बूढ़े भी आते हैं। यानी कि अभी भी लोगों में घड़ी की अहमियत जो है उसका एहसास बाकी है। हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक ही कड़ी से जुड़े हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत को आज हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे याद पड़ता है कि अपने बचपन में रात को स्कूल का बैग तैयार किया जाता था, उसमें पाउच रखना, पेन में इंक भरना और फिर सुबह जल्दी से यूनिफॉर्म पहनना, कपड़े पहनना और उसके बाद वो जूते पहनना और बैग लटकाना और चलते चलते सिंगार में से घड़ी को बांधना और स्कूल चले जाना। आज का बच्चा इन तमाम चीज़ों से तकरीबन नावाकिफ़ है और इन रवायात को ज़िंदा रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। नसरीन भट्ट को प्रोग्राम जी का जहां की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।